माउथ खोलने से किसी की क्या हेल्थ का पता चल सकता है, ओवरऑल वेलबींग का पता चल सकता है? आपका टंग आपकी पूरी सेहत का आईना होता है। क्या बात है। आपका गट में भी अगर पेट भी आपका खराब है तो आपकी टंग उसका आईना है। एक नॉर्मल पर्सन जो घर का नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, अगर उसके मुंह में स्मेल आ रही है तो व्हाट कुड बी द रीजन? टोबैको चिविंग है, स्मोकिंग है, तो इन सब में एक चीज कॉमनली होती है कि उनके वो खाना माँ बाप को भी पता नहीं होता, वो मोबाइल के पे खेल रहा है बच्चा, मम्मी कुछ कर रही है, डैडी कुछ कर रहे हैं, नोबडी इज हैविंग एन अटेंशन टू दैट। शुगर का एक बहुत बड़ा रोल है, मीठी चीजों का, शुगर का, डेंटल कैविटीज। विद इन फ्यू मिनट्स अगर आप कोई भी मीठी चीज खाएं वहाँ पे बैक्टीरिया तैयार होने लगते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो खाना खाते ही जाके ब्रश करता है, जैसे कि पेस्ट्रीज, केक्स, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, इनकी वजह से आजकल के बच्चों में कैविटीज बिल्कुल जैसे 2-3 साल का बच्चा है उसको तभी कैविटीज चालू हो जाती है। नॉर्मली ये जो दांत है सुबह उठने के बाद बस जोर जोर से भाई हम ये फर्श नहीं साफ कर रहे हैं, सही तरीका ब्रशिंग का है ऊपर से नीचे 2 टाइम लोग ब्रश करना चालू करें शिद्दत से तो डेंटल के पता नहीं कितने क्लिनिक्स में कितनी काम कम हो जाएगा। तब आप तो अपना नुकसान करा रहे हैं मैडम। ये तो नुकसान ही है। दोस्तों, हम अपने बॉडी को बनाने के लिए जिम जाते हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम अपनी एक्सटर्नल बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा अपनी डेंटल हेल्थ के बारे में, आपकी ओरल हेल्थ के बारे में? कई बार आप बहुत सारे लोगों के साथ आप जाते होंगे और पास में खड़े होते ही लगता है भागने का मन करता है, मुंह से गंदी स्मेल आती है। तो और आप कभी बचपन में जब आप कभी डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए भी होंगे तो आपको माउथ ओपन करके जीभ दिखाने के लिए बोला जाता है। तो यकीन मानिए आपकी जो ओरल हेल्थ है, आपकी जो टंग है, वो बहुत कुछ आपकी हेल्थ को बयां करती है। मतलब आईना है आपकी गट हेल्थ का, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ का। तो आपकी डेंटल हेल्थ, आपके दांतों को कैसे आप अच्छे रख सकते हैं, दांतों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं, उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कुल मिला के आप अपनी ओरल हेल्थ और डेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास गेस्ट हैं जो पुणे की जानी मानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मानसी जाधव। उन्होंने पिछले 25 साल में हजारों लोगों को इंस्पायर किया, एजुकेट किया है। और न सिर्फ डेंटिस्ट हैं, वो एक सोशल वर्कर भी हैं और वो बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे होते हैं ऑल अक्रॉस कंट्री, पुणे में भी। और उनका एक ही मिशन है कि ये एजुकेशन हर घर में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अगर चोट लग जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर को दिखा देते हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन डेंटल हेल्थ के लिए हम बहुत बार इग्नोरेंट रहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं चाहूंगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, पूरी फैमिली के साथ देखिए। अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, सो दैट इसी तरह के पावर पैक्ड इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पावरफुल पॉडकास्ट की विदाउट एनी फर्दर डिले। सो हाय डॉक्टर मानसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। हेलो, नमस्कार, कैसी हैं आप? गुड, आप कैसे? बहुत ही बढ़िया। सो डॉक्टर मानसी, यू बीइंग अ डेंटिस्ट, राइट? और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कई बार बचपन का मुझे याद है कि जब चेकअप के लिए जाते थे डॉक्टर के पास तो सबसे पहले वो बोलते थे ओपन योर माउथ, मुंह खोलो। तो ये माउथ खोलने से किसी की क्या हेल्थ का पता चल सकता है, ओवरऑल वेलबींग का पता चल सकता है? जैसे आपने कहा कि जो पुराने जमाने में डॉक्टर्स बोलते थे, जैसे हम छोटे थे अभी भी याद होगा आपको। जैसे बोलते थे कि डॉक्टर इसको बुखार आया है जी, तो डॉक्टर आपको हाथ लगाने के पहले बोलता था कि मुंह खोल बच्चे। तो मुंह खोलने के बाद उस डॉक्टर को ऐसा क्या दिखता था उसमें? और जीभ बाहर निकाल, डॉट डाल के। तो वो चीज आज भी है, ऐसे नहीं है कि अभी नहीं करते। आज भी अगर हम इतना अपना साइंस मॉडर्न हुआ तो भी दे आस्क यू टू ओपन योर माउथ, वो बोलते कि ओपन योर माउथ, और टंग देखता है आपकी। आपका टंग आपकी पूरी सेहत का आईना होता है। क्या बात है। सो योर गट हेल्थ यू कैन मेक आउट फ्रॉम योर टंग। जैसे आपने कहा कि पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे तो पहले डॉक्टर क्या कहते थे कि आप आपका मुंह दिखाना, आपकी जबान दिखाओ, और एक टॉर्च डाल के देखते थे। तो क्या देखते थे एग्जैक्टली? उसमें आपके टंग के ऊपर कैसा लेयर है, वेदर योर टंग इज वाइट। बहुत लोगों का अगर हम देखेंगे, एक नॉर्मली अगर रैंडमली भी हम देखेंगे तो 10 लोगों में 9 लोगों का टंग अनहेल्दी दिखेगा, वाइट लेयर दिखेगा। और जब टॉर्च डाल के डॉक्टर्स देखते थे वो देखते थे कि टॉन्सिल्स अंदर जो है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है क्या। नॉर्मली जब बुखार होता है या कोई भी आपका गट में भी अगर
पेट भी आपका खराब है तो आपकी टंग उसका आईना है. योर एंटायर हेल्थ इज अ मिरर ऑन द टंग. सो उसी की वजह से पहले के डॉक्टर्स बोलते थे कि मुंह खोल के दिखाओ. सो इट इज हैविंग सच अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टंग एंड द. सो कैसे, जैसे आपने बताया टंग, तो टंग में ऐसे क्या कलर होता है या सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर देख के जज कर सकता है? लेट्स एग्जांपल, तो पीपल हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट, अगर वो खुद अभी आईने में जाके देखें तो ऐसा क्या फीचर्स दिखते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी साइंस एंड सिम्टम्स है? वेरी गुड क्वेश्चन जी. इसका मतलब ये है कि देखिए अभी आजकल हैबिट्स आपको पता है लोगों में, माशाल्लाह, कोई गुटखा खाता है, कोई टोबैको चिविंग है, स्मोकिंग है. तो इन सब में एक चीज कॉमनली होती है कि उनके टंग के ऊपर पैचेस होते हैं. ओके. सो उसको हम ज्योग्राफिक टंग बोलते हैं, राइट, हमारे डेंटल इसमें लैंग्वेज में. और अगर नॉर्मली भी हमारी हेल्थ अगर खराब है तो आपको आपकी टंग के कलर्स अलग दिखेंगे. कुछ लोगों का व्हाइट दिखेगा, कुछ लोगों का येलो दिखेगा, कुछ लोगों का यहाँ तक कि ग्रीनिश टंग होती है. ओके. सो या ब्लैकिश टंग होती है. तो इससे पता चलता है कि आपकी हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, बिकॉज योर एंटायर हेल्थ डिपेंड्स ऑन योर गट. राइट. जैसे हम बात करते समय भी बोलते कि मेरा गट फीलिंग बोल रहा है. सो गट फीलिंग, देखो हम बहुत रैंडमली बोल के जाते हैं चीज, बट उसके कितने डीप रूट्स है कि अपनी गट फीलिंग. सो योर गट इज एन मिरर ऑफ योर टंग. सो हेल्दी टंग का कलर क्या होना चाहिए? मतलब इट शुड बी पिंक. पिंकिश होनी चाहिए. शुड बी पिंकिश. नो पैचेस. ओके. नो व्हाइट पैचेस और एनी अदर कलर पैचेस. ग्रेट. नाउ अब जब हम बीइंग अ डेंटिस्ट, राइट, और आपके पास तरह तरह के पेशेंट आते होंगे और कई बार ऐसे ही पेशेंट आते हैं जिनकी मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आ रही होती है. yes. तो बड़ा मुश्किल होता होगा, पर देखना तो है. बहुत ज्यादा. ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा वो क्या काम करते हैं, क्या किसकी वजह से बैड स्मेल, फॉर स्मेल आती है? बेसिकली आजकल की जनरेशन में स्मोकिंग, वेप, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं लोग, ड्रिंक्स. अगर अल्कोहल भी ज्यादा लिया है तो पीने वाले को पता नहीं चलता, बट जो अगर वो 3 दिन बाद भी डेंटिस्ट के पास आए तो जैसे मुंह खोलेगा यू कैन स्मेल दैट. ओके. कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज रहते हैं. अच्छा, जब वो पुलिस वाले ट्रैफिक पे मुंह खोल के जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट में आपको बोलते हैं कि इसमें जब थोड़ी सी फूक मारनी तो चोरी पकड़ी जाती. तो इट्स लाइक आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है वो रिफ्लेक्ट करती है. और अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है बट आपको ये हैबिट्स है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, वेपिंग, तो ये भी आपको बैड स्मेल करती है और गम डिजीजेस होते हैं. जी. तो जैसा आपने बताया कि ये तो एक्सटर्नल चीजें हो गई. एक नॉर्मल पर्सन जो घर का नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, अगर उसके मुंह में स्मेल आ रही तो व्हाट कुड बी द रीजन, पॉसिबल रीजन? द बिगेस्ट थिंग इज जो मेन रीजन देखा गया है, इंडाइजेशन. यस, इंडाइजेशन. और कई लोगों को बहुत हाइपर एसिडिटी होती है. तो उनका डाइजेशन होता ही नहीं कभी. राइट. सो अगेन see, if we go everywhere, again we come back to the gut. Okay. आपका पेट ठीक है तो 80% चीजें ठीक है. Right, very तो आपका अगर पेट ठीक नहीं है तो कितना भी आप घर का हेल्दी खाओ, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो इट इज गोइंग टू गिव इफेक्ट इन योर माउथ. फिर आपके गम्स से ब्लीडिंग होना, गंदी स्मेल आना. और सबसे मेन चीज, लोग डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं. हाँ, ये कितनी छोटी सी बात है कि अगर हमको दिख नहीं रहा है मोबाइल में तो हम फटाफट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आंख दिखाएंगे. अगर अपने हाथ को थोड़ा कुछ लग भी जाए तो हम जाके फटाफट जाके हाथ धो लेंगे. क्योंकि ये कैविटी के अंदर है दांत. तो उस वजह से एक लोगों में एक नेग्लिजेंस इतनी लेवल तक है कि दिखता नहीं ना, कुछ अंदर है. कुछ भी हो जाए अंदर चलेगा, बट बाहर कुछ नहीं दिखना चाहिए. सो द बेसिक प्रॉब्लम इज द नेग्लिजेंस एंड अवेयरनेस नहीं है अपने यहाँ. स्पेशली इंडिया में डेंटल अवेयरनेस अभी है कुछ हद तक. बट मैं अभी डेंटिस्ट होके 25 साल हो गए, तो आई कैन इमेजिन कि 25 इयर्स बैक तो क्या हालत होगा. और उसके पहले हमारे टीचर्स जो बोलते हैं उनके टाइम के स्टोरी सुने तो ऐसा लगता है कि वी आर इन अ वेरी बेटर टाइम नाउ. कि एटलीस्ट पीपल आर नोइंग अबाउट
things, at least they walk into the dental clinics. But ये सारी चीजें आज शहरों में है, गांव में अभी भी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है दांतों का। तो जब व्हेन इट कम्स टू डेंटल हेल्थ, राइट, दांतों की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब खराब हो जाएंगे, जब पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, या उनको एक कोई रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? वेरी नाइस क्वेश्चन। एवरी 6 months ओके, अ पर्सन शुड कम टू अ डेंटिस्ट। टीथ क्लीनिंग करनी चाहिए, रूटीन चेकअप कर लेना चाहिए, जो भी अच्छा डेंटिस्ट है आपके आसपास। साल में 2 बार। मैं हमेशा एक मजे की बात बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ लेडीज को। अगर थोड़े से आईब्रो बढ़ जाए तो दूसरे दिन वो पार्लर जाती है, आईब्रोज करा लेती है। थोड़ा सा कुछ हो जाए, बाल लंबे हो जाए, वो जाके सेट करके आएगी। वहां भी वो लोग कितना भी पैसा डालेंगे, पर डेंटिस्ट के पास जाना बोले तो पता नहीं ये क्यों है ऐसे अपने सोसाइटी में। क्या करना है, कुछ हो ही नहीं रहा, दर्द नहीं हो रहा है। अरे भाई, जैसे बाकी की चीजों का आप ध्यान रख रहे हो, दांत भी आप ही के है, किराए की नहीं है, ये किराए की है, किसी और के नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। करेक्ट। मतलब अपनी कार की सर्विसिंग करा लेंगे 3 महीने 6 महीने में, बट ये मुस्कुराहट जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी उतनी अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये होती है आपको नहीं पता चलता, बाजू वाले को पता चलता है। ये सबसे मजेदार बात है, जब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको हो सकता है पता ना चले, लेकिन आजू बाजू वाले को पता चल जाता है। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ, आपके नाक में और मुंह में सिर्फ 1 उंगली रखो तो इतना डिस्टेंस है जी। बट हमारे नाक को हमारी बदबू नहीं आती, जो बाजू में है उसको स्मेल आती है। सो ऑलवेज ये जो बहुत फनी है बट सच है। सही बात है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, मतलब डिस्टेंस इतनी है लेकिन पता ही नहीं चल रहा। हमको पता नहीं चलता, बट आगे वाला बता देता है, खुशबू आ रही है कि भाई आपकी एग्जैक्टली बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। तो अब जब बात करते हैं डेंटल हेल्थ की मैम, तो बच्चों की जब हम बात करते हैं, और बच्चों को जब ब्रशिंग की बात कर रहे होते हैं और दूध के दांत आते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो आजकल व्हाट आई ऑब्जर्व, राइट, कि जो डेंटल पैटर्न होते थे पहले, जो थिक दांत आते थे, आजकल बड़े एबनॉर्मल दांत आ रहे होते हैं कुछ। तो ऐसा क्यों होता है, राइट? ऐसा ट्रेंड आप देख रहे हैं वाकई में? जी जरूर। इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो खाने के लाइफस्टाइल थे जी, पहले हम बहुत फाइबरस फूड खाते थे। यस। अभी के आप बच्चे देखो, नॉर्मली इनको मिल्क शेक्स पसंद है, ना तो ये फ्रूट्स खाते हैं, ना तो कोई चबा के गन्ना। जैसे हम जब छोटे थे, हम तो खेतों में, हम गांव से आए हुए हैं, पर खेतों में जाने के बाद हमारा पूरा बचपन गन्ना खाने में गया, तो हमारा जॉ बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ। आजकल के बच्चों का जॉ कहाँ डेवलप होता है, जॉ डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है तब से उसको बॉटल पकड़ाई जाती है बच्चे को, वो दूध पिएगा, उसके बाद स्मूदी। एक चीज बताओ कि अपने किचन में या अपने घर में, इवन सो कॉल्ड अवेयर पेरेंट्स आप, कितनी फाइबरस चीजें और कितनी ऐसे हार्ड चीजें हम बच्चों को खाने देते। हार्ड इन द सेंस, जैसे कि हम गन्ना खाते थे, अगर आप थोड़ा सा भी अगर चना भी दो पोहा में, बच्चे निकाल के बाजू में रख देते, बोलते कि मामा ये बहुत हार्ड है। राइट। सो ये सब चीजें आर डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट बच्चों के दांत। आप देखना, सबके जॉ कितने छोटे छोटे हैं आजकल। ओके, सो यू मीन टू से कि कोई ऐसी चीज है जो लोग बच्चे च्यू करें, जिससे हमारे जो मसल्स डेवलप हो रहे हैं, डेवलप जॉ तो बेसिकली जो जॉ अगर प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से जो टीथ का निकलने का सिस्टम है वो गड़बड़ा गया, ऐसा है? यस, क्योंकि जॉ डेवलप नहीं हुआ। समझो यहाँ पे नीचे जैसे ओवरऑल अपने 32 टीथ है। यस। तो 32 टीथ में आजकल बच्चों में 32 टीथ कहाँ आते? ऑलमोस्ट 4 मोलर्स, ये लास्ट के जो 3rd मोलर्स होते हैं, जो एक लेमैन टर्म में हम बोलते हैं, विजडम टूथ जो है उसको 3rd मोलर। और नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मैडम ये तीसरा दांत है ना, ये तो कुछ काम का नहीं है, इसको निकाल के फेंक दो। ये 3rd मोलर डेवलप तब से नहीं हो रहा है जब से एक जॉ साइज छोटा हो गया। पुराने जमाने में, हमारे दादा दादी के जमाने में, हमारे इवन पेरेंट्स फॉर दैट मैटर, अभी जैसे मैंने कहा कि हम गांव में रह चुके, गांव से आए, मेरा भी जो बहुत अच्छी तरह डेवलप हुआ है। सो आई हैव ऑल टीथ, ऑल 32 टीथ, बट वही मेरी बच्ची में नहीं है। 2 दिन पहले मेरी बेटी का मैंने विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन किया। और इतनी तकलीफ, तो मैं वही बोली, जब बच्चे बोलते कि अरे क्यों निकाल रहे हो, आपका तो नहीं निकाला। भाई हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खान पान और हमारे रहने का तरीका जो था वो कितना अलग था। सो वी हैव प्रॉपर डेवलप्ड जॉज। आजकल के बच्चों में ये सब लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से
जॉ डेवलप नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या किस तरह की डाइट लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिससे प्रॉपर टीथ डेवलपमेंट हो बच्चों का? फाइब्रस फूड होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बार बार वही बोल रही हूँ कि गन्ना वगैरह इन बिटवीन, कभी बच्चों को गन्ना भी खिलाओ। ऐसे नहीं कि शहरों में नहीं मिलता, गांव में तो मिलता है, ये शहरों में भी मिलता है आजकल। कभी वो च्यू करना पड़े, थोड़ा सा च्यू करना पड़े। और जो खाना खाते हैं आजकल के बच्चे, वो खाना माँ बाप को भी पता नहीं होता, वो मोबाइल के पे खेल रहे बच्चा, मम्मी कुछ कर रही है, डैडी कुछ कर रहे हैं, नोबडी इज हैविंग एन अटेंशन टू द चाइल्ड, और उसको भी मैश करके वो बस निगलता है, वो तो खाता नहीं। देखो पुराने जमाने में लोग बोलते कि एक निवाला लो मुंह में तो 32 बार चबाना है। वेरी ट्रू। क्योंकि वो पेस्ट बन के पेट में जाएगा, तभी तो डाइजेस्ट होगा। और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इंडाइजेशन, बैड ब्रेथ, इट लीड्स टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये दो चीजें मैं ना बहुत कॉमनली ऐड करता हूँ, और फॉर्चुनेटली मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ। व्हेन इट कम्स टू वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई खाने को दबा दबा के नहीं खाना, खाने को चबा चबा के खाना है। और दूसरा काम, हमारी आंतों से दांतों का काम नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, फैंटास्टिक। क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राइंडिंग मशीन नहीं लगी हुई है। दांतों का काम दांतों को करने दें, आराम आराम से माइंडफुली च्यू करके खाएंगे। 80% डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी में हो जाता है। और वो जस्ट इंगल्फ करते रहते 5 मिनट 10 मिनट में, पता नहीं किस तेजी के लिए बढ़ाते रहते। वेरी ट्रू। तो मैम, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मोस्ट कॉमन हेल्थ इशू यू आर फेसिंग? किस तरह की ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होते हैं डेंटल हेल्थ के लेके? बेसिकली आज के जमाने में डेंटिस्ट्री कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉब्लम्स चेंज हुए हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स में और ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐड हुआ है या एग्रीवेट हुए हैं। जैसे कि पेस्ट्रीज, केक्स, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट्स है, इनकी वजह से आजकल के बच्चों में कैविटीज, बिल्कुल जैसे 2-3 साल का बच्चा है उसको तभी कैविटीज चालू हो जाती है। क्योंकि ये चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, ये जो है दांत पे रह जाती है। और उसके बाद ब्रशिंग तो हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि 3 साल का बच्चा है तो उसको तो ब्रश सवाल ही नहीं उठता। आजकल ब्रश आने लगा है घर में 2-3 साल के बच्चे के लिए, वरना पहले तो सिर्फ थोड़ा सा उसको कुल्ला करके वैसे ही सुला देते थे। तो जितने भी कैविटीज है, फिर गम्स में इन्फेक्शन है आजकल के बच्चों में, जस्ट अगेन बिकॉज ब्रशिंग ठीक से नहीं होती। और आगे पीछे है दांत टेढ़े मेढ़े, कि जॉ डेवलप नहीं हुआ उनका। क्राउडिंग है दांतों में, ओवर क्राउडेड है दांत, क्योंकि जॉ डेवलप नहीं हुआ। फिर वही बात जो हमने पहले डिस्कस की। तो ये सारी चीजें जो है इट लीड्स टू हायर प्रॉब्लम्स। जैसे अगर उन्होंने टाइम पे फिलिंग नहीं की तो दांत रूट कैनाल को जाएगा। फिर अगर रूट कैनाल को भी जाके फेल्यूर हो गया, वो दांत अगर सस्टेन नहीं कर पाया, एब्सेस हो गया, या उस दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़े, तो फिर ब्रिज लगाना पड़ेगा वहां पे, फिर इम्प्लांट्स आएंगे। ये सारी चीजें इन द लेटर एज उनको होती है। उस वक्त बच्चे को लगता है कि ठीक है थोड़ा सा कैविटी डॉक्टर आप कर दो, बट वो बच्चा लाइफ लॉन्ग डेंटिस्ट के डेंटल ऑफिस के चक्कर काटने वाला है, ये पेरेंट्स को पता नहीं होता। तो इस बच्चों में कैविटी होना, हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला जो रिवॉर्ड है, छोटा बच्चा गोलू मुन्नू चॉकलेट ले ले, चॉकलेट खा ले, है ना, चॉकलेट, कैंडी, ये सब कुछ हम भर भर के बांट रहे हैं। तो क्या शुगर का एक बहुत बड़ा रोल है, मीठी चीजों का, शुगर का, इन डेवलपमेंट डेंटल कैविटीज? 100% शुगर का बहुत बड़ा रोल। कैसे करता है क्रिएट ये बैक्टीरिया? जैसे वैसे देखा जाए, स्टडीज भी बताती है कि विद इन फ्यू मिनट्स अगर आप कोई भी मीठी चीज खाएं, अपना कोई भी, देखो शुगर किस में नहीं होता, हम रोटी खाते हैं तो उसमें भी शुगर है, डायबिटिक और डायबिटोलॉजिस्ट तो आपको पता है। तो हर चीज में, हम राइस भी खा रहे तो शुगर है उसमें। तो विद इन फ्यू मिनट्स वहां पे बैक्टीरिया तैयार होने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया आपके इनामल पे अटैक करने लगता है। जैसे दांतों का बाहर वाला लेयर जो है उसको हम इनामल बोलते हैं, दूसरा लेयर डेंटिन, और तीसरा लेयर जिसमें नर्व्स होती है और खून होता है, जैसे कि ब्लड वेसल। जैसे मैं अभी ये सारी चीजें नॉर्मली लेमैन टर्म में यूज कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि मैं मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करना चाहती, और मैं पॉडकास्ट बिल्कुल एक उस तबके के आदमी तक भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल अपने बिल्डिंग का सिक्योरिटी भी देखना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए इस पॉडकास्ट को, और उससे उसको कुछ तो टेक अवे होम मैसेज मिलना चाहिए। सो ये जो इनामल लेयर है, इसके ऊपर विद इन फ्यू मिनट्स
अपना शुगर अटैक करना चालू कर देता है, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है। ठीक है। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो खाना खाते ही जाके ब्रश करता है, नहीं करते, आगे नहीं कर सकते, और वो पॉसिबल भी नहीं होता। कोई ऑफिस में होता है, कोई बाहर है, कोई कुछ है। मैं तो आपको बताऊं, एक टाइम ही लोग ब्रश करते हैं, 2 टाइम भी नहीं करते। रात में सोने के पहले हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं। अगर मजे की बात ये है कि अगर 2 टाइम लोग ब्रश करना चालू करे शिद्दत से, तो डेंटल की पता नहीं कितने क्लिनिक्स में कितनी काम कम हो जाएगा। तो आप तो अपने नुकसान करा रही मैडम। ये तो नुकसान ही है, बट नुकसान हो के भी मैं चाहूंगी कि लोग 2 बार ब्रश करें, क्योंकि उससे उनका फायदा है। वेरी ट्रू। या तो अब जो लोग 2 बार ब्रश करते हैं, तो अब आती है ब्रश की बारी। तो ब्रश करने का सही तरीका क्या है, पहले वो भी जानना, क्योंकि कई बारी इनफैक्ट पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मन लग जाता है ब्रश करने में, फिर उसके बाद बहुत ठंडा झंझनाहट लगती है। तो व्हाट इज द राइट वे टू डू द ब्रश? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इसीलिए मैंने अपने कुछ मॉडल्स लाए हैं आपको बताने के लिए कि ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए। नॉर्मली ये जो दांत है, हम ब्रशिंग जब करते हैं, हम लोग सुबह उठने के बाद बस जोर जोर से, भाई हम ये फर्श नहीं साफ कर रहे हैं, ये हम अपने दांत से, खुद के दांत है, तो इसको हमको कभी भी हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करना चाहिए। ये ब्रशिंग गलत है, ये भी गलत है। सही तरीका ब्रशिंग का है ऊपर से नीचे, बिल्कुल हल्के हाथ से, और नीचे से ऊपर, बिल्कुल ये एक पेंटिंग के जैसा काम होना चाहिए। इतने हल्के हाथ से नीचे से ऊपर ऐसे। और सबसे ज्यादा गंदा कहाँ होता है? टार्टर और प्लाक का डिपॉजिट होता है यहाँ पे, यहाँ से, और ऊपर वाले दांत ऐसे। और ये अंदर के जो अंदर वाले दांत है, अंदर वाला साइड, वो भी बिल्कुल पेंटिंग की तरह। यस, और इधर से नीचे से ऐसे, इधर ऊपर। सिर्फ 4 जगह पे आड़ा ब्रश लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, जो सबसे फेवरेट होता है। 1 2 3 4। मुझे एक बात बताइए, इतना अगर करें हर कोई, ये तो बचपन से, मेरी उम्र 40 साल हो गई, आज तक किसी ने सिखाया, अभी तक कैसे घिसते आए। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, आप सारे जितने भी दांत हैं, सारे इस लेवल पे पूरे कट्स पड़ जाते हैं, गम्स के लेवल पे पूरे कट पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेशर इतना होता है दांत का ब्रश के ऊपर, होल्ड इतनी जोर से करते हैं, और आधे तो नींद में होते हैं। तो बस जिस धुन में हम लगे रहे हैं, इतने जोर से हम ये करते हैं कि इनेमल वेयर ऑफ हो जाता है। और रोजाना ऐसा नहीं है कि हम ब्रश आज किया 8 दिन बाद करेंगे, रोजाना उतना प्रेशर उस इनेमल पे पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक ना एक दिन फट के दूसरे लेयर में जाएगा डेंटिन में, फिर वो सेंसिटिविटी बन जाएगी, सेंसिटिविटी नया पेस्ट आएगा सेंसिटिविटी खत्म करने के लिए। तो ये तो बेसिकली, लेकिन कोई बताता नहीं, एड्स में भी नहीं बताते, टीवी एड्स में बस बता देते हैं कि आपके पेस्ट में नमक, काली मिर्च, धनिया क्या क्या है। तो भी प्रॉब्लम ये है कि मेरे खुद के प्रैक्टिस में, जैसे मैं फॉरेनर्स के साथ ज्यादा डील करती हूँ, क्योंकि मेरी फॉरेनर कस्टमर्स ज्यादा है एजुकेशन मेरी क्लिनिक की वजह से, तो उनमें ये अवेयरनेस मैंने देखा है। क्योंकि वहां पे स्कूल में थोड़ा सा डेंटल एजुकेशन होता है, वहां पे अवेयरनेस है। अपने यहाँ पे शायद अभी कुछ स्कूल्स में डेंटल एजुकेशन सिर्फ एक पन्ने का या एक पैराग्राफ कुछ आया है कि दांत साफ करने चाहिए, राइट। बट मुझे एक बात बताइए, जब तक आप डेंटल एजुकेशन इंक्लूड नहीं करोगे, तब तक आप ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से निकाल ही नहीं सकते। क्यों गवर्नमेंट इस बात पे नहीं सोचती, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं सोचती। हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो, जिसका कोई यूज नहीं है, राइट। तलवार कितनी बार चली थी, अरे बाबा 500 साल पहले चली थी, क्या मतलब है उसका, कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ये आउटडेटेड है, ब्रिटिश के टाइम का है। हमें वो सिलेबस रखना चाहिए जिसकी रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में रेलेवेंस है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल और जो आप बता रहे हैं, ये एजुकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज बीमारियां तो इतनी बढ़ रही हैं कि पूछे मत, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। आने वाली जनरेशन का क्या होने वाला है, मतलब कई सारे मिनिस्टर्स मेरे पेशेंट्स थे, कई सारे पॉलिटिशियंस मेरे पेशेंट थे। मैंने हर किसी से बात की है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी मेरे पेशेंट्स हैं। मैंने उनको बहुत बार बोला कि भाई आप ये इंक्लूड कीजिए, बच्चों का भविष्य इस पे, देश का भविष्य। शायद मैंने आज आपको एक लास्ट लाइन भी वैसे ही डाली थी कि मेरा मिशन ये है कि
अपने देश का नागरिक अगर हेल्दी है, आप कितने जिम्स देखते हो? किस जिम वाले के मुंह में अगर खोल के देखो ठीक से दांत है? मैं आपको अभी बताती हूँ, इतने बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे हैं, मेरे पेशेंट्स भी है जी, उनको दांत के बारे में कुछ अवेयरनेस ही नहीं है। दांत का क्या है? और अभी तू डोले शोले बना रहा है, तू 2 घंटा जिम में लगा रहता है, और किस बात पे? आप जो खाना खाओगे, व्हाट यू ईट यू आर, यस यस, वो बात समझ में आती है उनपे। बट विथ व्हाट यू आर ईटिंग, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग दैट टू द पार्ट, राइट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? चैलेंज यहीं पर है मैम, लोगों के साथ, दुनिया के साथ में जो चीज बाहर दिख रही है ना, उसको डेकोरेट करना, घर को डेकोरेट करना, गाड़ी को डेकोरेट करना, बाहर से आपने सब पुट्टी उट्टी लगा के सब सेटअप कर लेना, अंदर तबाही मची हुई है, अंदर पूरा मामला गड़बड़ है। तो वही है, मतलब फैंसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, इनर हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, इनर चीजों पे। तो मान जी आपने ये तो बता दिया कि भाई ब्रश कैसे करना चाहिए, क्या सही तरीका, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था हमारे ऑडियंस के लिए मिलेगा। अब बात आती है ब्रश की, तो मैंने देखा है मैम कि घरों में जब ब्रश आता है, उसके जो ब्रसल्स रहते हैं बिल्कुल ऐसा साष्टांग प्रणाम देते हैं, मतलब 6 महीने 1 साल। अच्छा, हिंदुस्तान में ब्रश फेंका भी नहीं जाता, बिल्कुल, वो ब्रश पहले दांतों पे लगता है, फिर शायद किचन की साफ सफाई में लगेगा, और फिर कुछ नहीं बचेगा तो हमारे घरों में नाड़ा डालने आता है ना, उसमें बांध के मतलब पूरा परफेक्ट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट, कब हमारे ब्रश को टाटा बाबा कह देनी चाहिए, मतलब कितने टाइम पे इंटरवल पे चेंज करके रहना चाहिए? बेसिकली हर ब्रश 3 महीने बाद जी चेंज होना चाहिए। ओके, मैं तो बोलूंगी 3 महीने भी नहीं, अगर कोई बहुत हार्ड ब्रशिंग करने वाला है, क्योंकि हर किसी का प्रेशर, हम कोई मीटर तो नहीं है कि हम वहां पे नाप सके कि भाई इसका प्रेशर कितना है। एक ब्रिसल भी अगर आपका टेढ़ा होता है, जैसे फूलों के जैसा बाहर जाता है, गुच्छा बनता है, 1-2 ब्रिसल भी, तो 1-2 ब्रिसल आपके पूरे गम्स में घुस के आपके गम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके गम्स को ब्लीडिंग हो जाएगा। फिर भी आदमी सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लग गया ब्रश, बट दैट इज डैमेजिंग योर गम्स। ये पेशेंट्स को पता नहीं चलता। सो द मोमेंट ब्रश थोड़ा सा भी 1-2 ब्रशेस बाहर आए, उसको फेंक दीजिए। फिर उसको चाहे आप किचन में यूज करना हो करें, तो अलग बात, यहाँ के लिए बट मुंह के लिए रखना नहीं, यूटिलिटी नहीं। बिल्कुल। अब ब्रश में भी तमाम सारी वैरायटी आने लगी, इतने सारे ऐड, कोई जिग बोलता है, कोई सॉफ्ट ब्रशल, कोई अल्ट्रा सॉफ्ट। तो भाई कैसे, हाउ टू चूज अ राइट ब्रश? इसमें मैं पर्सनली जो बोलूंगी, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। ओके, क्योंकि इतना हम सुबह और शाम अगर 2 बार ब्रश कर रहे हैं तो प्रिटी वेल, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डेंटिस्ट के पास सारे 6 महीने बाद, तो काफी हद तक आपका ओरल हाइजीन अच्छा होता है, मामला ठीक है। हाँ। तो 2 बार ब्रश कर रहे हो तो सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए। हार्ड ब्रश यूज करके यू आर डैमेजिंग योर टीथ, बिकॉज हार्ड ब्रश, और ये कॉमन एक लोगों के दिमाग में ये बात फिक्स है, जब तक हार्ड ब्रश ना हो और मैं जब तक हार्ड ब्रश नहीं करूंगी, मुझे फील नहीं आता कि मैंने ब्रश नहीं किया। सो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है पेशेंट्स में। सो आई वुड से एक मीडियम या सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, और जैसे ब्रिसल, जैसे आपने बोला 1-2 ब्रिसल भी बाहर आए, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। मिनिमम 3 मंथ्स, यस, 3 महीने में ब्रश चेंज हो। और जब ब्रश की बात कर रहे हैं तो सादा पेस्ट की भी बात करने लगे हैं। मतलब हिंदुस्तान में तो पूछिए मत क्या क्या ऐड आते हैं, क्या आपके पेस्ट में नमक है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है। तो और पेस्ट के बारे में मैंने ये भी सुना है कि उसके अंदर वो झाग बनाने वाला कुछ केमिकल होता है जो कार्सिनोजन होता है। तो कौन सा पेस्ट सही पेस्ट आप मानते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पेस्ट वन शुड चूज, राइट? क्या इंग्रेडिएंट उसके होने चाहिए? आपने जो क्वेश्चन पूछा कि टूथपेस्ट कौन सा अच्छा है जी, मैं तो बोलूंगी फ्रैंकली सारे टूथपेस्ट एक दूसरे के भाई बहन है। सिर्फ कोई बोलता है हमारे में क्लो है, हमारे में नमक है, कोई बोलता है हमारे में फ्लोराइड्स है, बट देखा जाए तो सारे टूथपेस्ट वही है। जैसे सेंसोडाइन एक बोलेंगे, कभी सेंसिटिविटी हो तो पेशेंट सेंसोडाइन लगा लेता है, तो उसको जरा ठीक लगता है, बिकॉज ब्रांड अलग अलग है, फॉर्मुलेशन तो वही है, फॉर्मुलेशन सब सेम, ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगी कि पुराने जमाने की जो चीजें थी, those were the best। पुराने जमाने की जैसे कि दातुन करते थे पहले लोग। ओके। आज भी मैं हफ्ते में 1 आध बार मैं घूमने जाऊं, वहां पे मैंने कहीं नीम का पेड़ देख लिया, नीम की ये टहनी तोड़ के मैं उसको चबा के 1-2 दिन फ्रिज में रख के मैं यूज करती हूँ। रोजाना पॉसिबल नहीं है, बट ये करना इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल।
मुझे पता है कई सारे डेंटिस्ट अगर देखते होंगे तो ये जरूर बोलेंगे कि ये क्या है कि आप ये बोल रहे हो कि कोई टहनी तोड़ के आप अगर दातुन करोगे तो आज भी आप गांव में जाइए, लोगों के दांत देखना बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। जो बिल्कुल हम पिछड़े हुए गांव में अगर जाएंगे वो आज भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रश ना, ब्रश ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो डेंटिस्ट के पास कब जाएंगे? बात ये है। और जितने भी टूथपेस्ट है, कई सारे स्टडीज हुई है, कई सारे प्रेजेंटेशंस हुए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक है, यस, जितनी भी स्टिल वी यूज इट, बट स्टिल वी यूज इट। माय गॉड। और जब बच्चों की बात आती है तो उनके लिए कुछ अलग रेंज होती है टूथपेस्ट की या कुछ? बच्चों के लिए भी है वही जाग आने वाला और इंग्रेडिएंट सारे वही है। सिर्फ उसमें कभी स्ट्रॉबेरी मिलाया जाता है, कभी मिल्क मिलाया जाता है, कभी कोई बबल गम बोल के कोई थोड़ी सी झाग। दिस इज ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। सो ऑल द टूथपेस्ट आर सेम टू सम एक्सटेंट। मैं बोलूंगी कि जैसे पिछले 15-20 साल में जैसे रामदेव बाबा आए, उस वक्त से थोड़ा सा आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बोल के एक नया फॉर्मुलेशन मार्केट में आया और उस वजह से थोड़ा सा लोगों का उस तरह रुझान बढ़ गया कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट चाहिए। पर आयुर्वेद में जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, डू यू थिंक दे आर हेल्पफुल फॉर ओरल हेल्थ? यस, वेरी ट्रू। अगर कोई देखिए दो तरह की पेस्ट है, एक तो प्योर जो केमिकल वाले हैं और एक है जिनके अंदर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, राइट? सो डेफिनेटली दैट हेल्प्स। ओके। और देखो अपनी परंपरा, अपना इतिहास पूरा आयुर्वेदा के ऊपर ही खड़ा हुआ। बिल्कुल। ये तो बाकी की चीजें अभी पिछले 150-200 साल में आई है, राइट। हजारों साल से जो अपना आयुर्वेदा है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ आयुर्वेदा। ग्रेट। तो जब आप दातुन की बात कर रहे हैं, राइट, तो दातुन को आप नीम की करते हैं, कुछ एक मेसवाक करके एक आती थी, मेसवाक ऐसे कुछ वो रहती है। yes. और कई बार सुनने को आता है कि लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी में ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग क्या होती है और इससे क्या बेनिफिट है? मतलब बेसिकली ऑयल पुलिंग ज्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज तब मिला जब मेरे पास रजनीश ओशो जी के पेशेंट ज्यादा आते हैं। अच्छा। तो वो लोग ऑयल पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओके। तो उनकी तरफ से मुझे फर्स्ट टाइम एक 18-19 साल पहले मुझे ये टर्म पहली बार पता चला, ऑयल पुलिंग। तब शायद एक कॉमनली यूज टर्म भी नहीं थी। वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया जाता है, उसको जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो ऑलमोस्ट 2-3 टेबल स्पून मुंह में रखने का और जस्ट यू हैव टू कीप रोटेटिंग फॉर say 5 minutes, 10 minutes. Gargle kind of thing. Okay. Just keep rotating in your mouth and then you spit it. Okay. And again you take the second lot. तो इससे ये माना जाता है, अभी कई क्लिनिकल स्टडीज वगैरह तो मैंने पढ़े नहीं है इस पे, पर फॉरेन में भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, whereas this is our Indian सारे इंडियन कंसेप्ट ही उठा के लेके जाते हैं विदेश में। Yes. तो ये गम्स के अंदर और दांत और गम्स के बीच में ये ऑयल निकल जाता है अंदर और वहां पे थोड़ा सा एक उनका टाइटनेस बढ़ा देता है, गम की हेल्थ अच्छी कर देता है। और ऑयल पुलिंग के बाद जो मसाज करते हैं ये लोग उंगली से, सो दैट गिव्स अ बेटर ब्लड सर्कुलेशन। कितना सिंपल है। अगर हम ऑयल पुलिंग ना भी करें और गम्स को अगर हम अपने उंगली से भी मसाज करें तो भी वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपका गम हेल्थ अच्छा हो जाता है। जबकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी है मार्केट में, मसाजर्स एंड ऑल, ये सब सारे तोतले मुझे जो हम इंडियन लोगों का जो कंसेप्ट है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना देसी स्टाइल करते हैं। दैट इज द बेस्ट स्टाइल व्हाट आई बिलीव। पहले तो लोग राख से ही करते थे, दांत साफ करते थे। हमने किया है। जब हम छोटे थे, गाँव जाते थे, लकड़ी जल गई चूल्हे में से निकाल के। मेरी दादी, मैंने भी देखा है। यस, दादी और नानी वो उसका बिल्कुल एक छोटी सी छाननी में छान लेते थे और उसमें नमक मिला के देते थे। हम लोग दातुन करते थे उससे। मैंने किया है गांव में बचपन में। सी जितना हम चीजों को एक ग्लोरीफाई करके बेचेंगे, पब्लिक उतनी आएगी। ये हर फील्ड में। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट डेंटिस्ट्री। सो वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड और वी नीड टू नो कि मुझे क्या करना है। अगर आप मुझे पूछेंगे, पिछले 3 साल से आई डोंट यूज टूथपेस्ट, मैं मंजन यूज करती हूँ। मुझे पता है अभी पॉडकास्ट देखते समय कई सारे लोग सोचेंगे कि अरे ये डेंटिस्ट है। मतलब पाउडर वाला? यस, मंजन।
पुराने जमाने में याद है आपको लाल दंत मंजन, हाँ, काला दंत मंजन, हाँ, अभी इतने सारे ढेरों से पड़े हुए हैं आयुर्वेदिक दंत मंजन। मैं टूथपेस्ट भी करूंगी बट एक दिन करूंगी कभी, जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं आज थोड़ा सा मैं, वो होता है ना पुराना दिमाग में कि थोड़ा सा झाग चाहिए, दैट्स इट। वरना रोजाना मैं मेरी बेटी को भी बोलती हूँ कि आप मंजन यूज करो। तो बहुत सारे मंजन है मार्केट में, पाउडर रहता है, उसमें ये झाग बनाने वाला केमिकल नहीं रहता जो कार्सिनोजन है, जो हार्मफुल रहता है, नहीं होता, 100% नहीं होता। और स्पेशली आयुर्वेदिक जो है, और देखो आजकल बहुत सारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स ऐसे आए हैं कि हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। और एलोपैथी और आयुर्वेदा में ये झगड़ा तो हमेशा रहेगा, मैं बेटर, तू बेटर, बट सो वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी वांट बेसिकली। करेक्ट। तो जैसे आपने बताया टूथपेस्ट, तो ऐसी कोई हर्ब्स हैं या ऐसे कोई फॉर्मूला है जो लोग घर पे बना के कर सकें मंजन? जी मैंने वो कभी ट्राई भी नहीं किया। या ऐसी कोई नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपको लगता है कि ये कोई फॉर्मुलेशन में देख के ऐसा कुछ मंजन ट्राई कर सकते हैं? जो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, ये आप ब्रांड की बात नहीं हो रही, ये शो देख रहे हैं। हाँ, मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, आंवला पाउडर, क्योंकि पुणे में वी आर ब्लेस्ड, यहाँ पे बहुत पुराने 150 साल पुराने आयुर्वेदिक शॉप्स है। जैसे बहुत सारे हीरे मठ, ये बहुत सारे तुलसी बाग में है, खड़ी वाले वैद्य बोल के उनके शॉप्स है, बहुत सारे शॉप्स है यहाँ पे जो प्योर आयुर्वेदा शॉप्स है। तो मैं वहां से मैं तुलसी पाउडर लाती हूँ, आंवला पाउडर लाती हूँ और नीम पाउडर लाती हूँ, उसमें अपना पिंक सॉल्ट डालती हूँ। ये सब करके मैं मेरे बाथरूम में मेरा खुद का व्यंजन है। तो इसका कुछ रेशियो होगा, बता सके जिससे कोई भी इसे प्रिपेयर कर सके? इक्वल अमाउंट, सिर्फ सॉल्ट आपको 1/4 डालनी है उसमें। हाँ, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नहीं तो बहुत ज्यादा नमक हो जाता है, नहीं तो किसी का बीपी शूट हो जाएगा, फिर वो बोलेगा कि भाई ये शो देख के बनी ये किया। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं इन चीजों पे मैं हमेशा ट्रायल एंड एरर करती हूँ। आपने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना ही होगा। तो जब राजीव दीक्षित जी, मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि अगर आपको गम्स का प्रॉब्लम है तो आप हल्दी, वो ये कभी नहीं बोले कि उसमें से आप ये इंग्रेडिएंट हटाओ जो आज आपको हल्दियां मिल रही है ना 10,000 रुपए किलो, कि भाई हमने उसमें सिर्फ करक्यूमिन निकाला है, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते थे कि हल्दी है, यस, देयर इज नथिंग डिफरेंट। तो हल्दी, अपना हनी मिलाओ और थोड़ा सा नमक डालो और गम्स पे मसाज करो, आपके गम्स बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे गम्स, दांत से हटेंगे नहीं बाजू में, वहां पे आपका खाना जाके फंसेगा नहीं। तो वो जो बोलते थे, अभी ये मॉडर्न साइंस ही मानेगा नहीं जी, बट ये फैक्ट है। वेरी ट्रू। मतलब आज की डेट में बहुत सारी चीजें जैसे आपने बताया कमर्शलाइज हो चुकी हैं। घर की बनी चीजें अगर आप बताएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, मार्केट से खरीदेंगे नहीं, तो बिजनेस तो हर चीज का ना बाजारीकरण हो गया है, कमर्शलाइजेशन हो गया है। और हमारा देश, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया में हैं और इतनी सारी कल्चर रिचुअल्स हमारे इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिनको अगर हम फॉलो करें, बोलते हैं बैक टू बेसिक, हमारे पुराने रूट्स पे जाएं तो हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सम लोगों की जो डेंटल इश्यूज रहते हैं, राइट, जैसे आप बताया कि दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उनके लिए डेंटल क्या ब्रेसिस लगते हैं, तो क्या तरीका है और उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स है बेसिकली? ओके, बेसिकली डेंटल ब्रेसेस जो है ये सिर्फ जब आपके दांत आगे पीछे है या आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है दांतों की, तब कोई भी डेंटिस्ट आपको रेकमेंड करेगा कि इस बच्चे में आपको डेंटल ब्रेसेस लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि बच्चा ही हो, यहाँ तक कि 60 साल तक भी लोग मैंने देखे कि ब्रेसेस लगाते हैं, अगर आपका बोन सिचुएशन ठीक हो, क्योंकि दांत है बोन के अंदर। अगर आपका ये बोन सिचुएशन, नीचे का जॉ का बोन और ऊपर के जॉ का बोन अगर अच्छा सिचुएशन में, तो आप 60 इयर्स तक भी ब्रेसेस लगा सकते हो और उसका रिजल्ट समझ में आता है, रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, बट डिपेंड्स आपकी बोन डेंसिटी कैसी है, आपका बोन का कंडीशन कैसा है, कितना हेल्दी है। और बच्चों में अगर हम पहले से अगर थोड़ा सा ध्यान दें एज ए पेरेंट कि भाई मुंह खोलो, थोड़े से आगे पीछे दांत है, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट आपको बताएगा कि हाँ इसमें ब्रेसेस लगेंगे। तो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होती है कि वो बच्चे के दूध के दांत जब है
तब भी वो कोई अप्लायंस लगाएंगे, कोई एक हाथ ऐसा स्प्रिंग टाइप आता है कुछ, वो लगाएंगे और वो एक दांत को ही आगे करके अपने लाइन में लेके आएंगे, बाकी के दांतों के आर्च के फॉर्म लाइन में। बट ये बहुत कम पेशेंट्स करते हैं। तब आते हैं डॉक्टर के पास जब सब कुछ बिगड़ गया है और अच्छा नहीं दिख रहा है और बच्चा बोल रहा है कि मुझे मेरे दांत ठीक चाहिए, क्योंकि वो टीवी में देखता है ना ये सब हीरो हीरोइंस को। बिकॉज अपने बच्चे अपने पेरेंट्स के अच्छे दांत आए तो वो फॉलो नहीं करते कभी। जब वो सयाने हो जाते हैं वो अपने माँ बाप के दांतों की तरफ नहीं देखते, वो टीवी में या उनके जो हीरोज हैं, उनके जो मेंटर्स हैं, उनके दांत देख के उनको लगता है कि उनके अच्छे मेरे अच्छे नहीं है, जबकि उनके मम्मी के अच्छे, घर में पापा के अच्छे, बट उनके देख के फिर वो मम्मी पापा को बोलेंगे और तब मम्मी पापा लेके आते हैं। और सिटीज में चलो लोगों को अवेयरनेस है, सिटीज में तो लोग लेके आते हैं कई बार, बट छोटे गांव में 2 tier 3 tier सिटीज में इतना अवेयरनेस नहीं होता इन चीजों का। ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है सीन कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत गर्म चीज खा ली पी ली या एक्सट्रीम ठंडी चीजें ले ली, राइट, तो या टी और कॉफी कंज्यूम करते रहते हैं, तो इसका कुछ डेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम गर्म चीजें खाने से? 100%। जैसे हम एक कहावत बोलते हैं कि एनीथिंग एक्सट्रीम इज अ पॉइजन, राइट। तो कोई भी चीज अगर हम एक्सेस करें तो पॉइजन ही होता है, भले ही वो अच्छी हो, एक लिमिट में चीज अच्छी होती है। जैसे आपने बोला कि अभी आजकल के बच्चे सोडा, कोक, पेप्सी ये पीते हैं, उसके बाद तुरंत कॉफी पी लेंगे या बहुत गर्म कॉफी पी लेंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा, मैं बनारस में थी कुंभ के टाइम में, कोई पान होता है उसको आग लगाते हैं और वो आग वाला पान मुंह में डालते। यस। ये कैसे कर सकते हैं आप? इट इज अ टॉर्चर, इट्स अ क्राइम, मैं तो बोलूंगी वो दांतों के साथ। तो अगर हम इतने एक्सट्रीम चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो होना है, आपका इनामल खराब होना है, अंदर के गम्स खराब होने हैं, आपके टीथ के लिए अच्छा नहीं है, आपका टंग उससे इफेक्ट होगा। तो एनीथिंग एक्सट्रीम इज नॉट रिकमेंडेड। एक मीडियम, मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि रूम टेम्परेचर पे लाके चाय पियो, गुनगुनी सी चाय होनी चाहिए, इतनी भी गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिज का पानी पीने की किसी को आदत है तो इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि आपके दांत पूरे झंझना के आपकी 40s में ही दांत हाथ में आ जाए। सो यू नीड टू नो कि आप मॉडरेट होना चाहिए। एनीथिंग इन लिमिट, इट्स ऑलवेज गुड। जैसे जब टूथ की सेंसिटिविटी आती है, राइट, तो इसका क्या रीजन है टूथ सेंसिटिविटी का? मतलब बहुत कॉमन हो चुका है आज की डेट में, और उसके लिए क्या सोल्यूशन है? होम रेमेडी है या किस तरह का सोल्यूशन उसके लिए करना चाहिए? टूथ सेंसिटिविटी 2 कारणों से होती है। एक है हार्ड ब्रशिंग, वही जो मैंने बोला, इतना हार्ड ब्रशिंग करते हैं कि उसके ऊपर का इनामल हटा देते। आप सोचिए इनामल जाएगा तो जब दूसरा लेयर दांत का होता है उसको डेंटिन बोलते हैं हम लोग, जब वो एक्सपोज होता है और उसके ऊपर कोई भी ठंड गरम कोई चीज लगती है तो उनको उससे तकलीफ होती है। एग्जाम्पल मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को देती हूँ कि जैसे अपने इलेक्ट्रिक वायर है, वायर के ऊपर की अगर हम रबर की कोटिंग निकाल दें और अंदर की तार ओपन हो जाए और उसको कभी हमारा गलती से हाथ लगे तो हमको करंट लगता है। सेम वे ऊपर का इनामल और डेंटिन का लेयर अगर हट जा रहा है या डेंटिन के पास आया है दूसरे लेयर तक, तो जब भी हम कोई कुछ खाएंगे, इनामल इज टू प्रोटेक्ट। करेक्ट। इनामल बोले तो एक आपका गार्ड है, आपके दांत का पहला गार्ड है। अपनी सोसाइटी में जैसे गेट पे गार्ड होता है, वैसे इट इज द फर्स्ट गार्ड। इनामल हटने के बाद फिर डेंटिन के पास जाता है तो उधर सेंसिटिव। और जो मैंने आपने बोला कि इसकी कोई ट्रीटमेंट है क्या? ट्रीटमेंट यानी ये प्रिकॉशन है, ये सेंसिटिविटी टूथपेस्ट वगैरह दे देते हैं डॉक्टर्स। और जो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं वहाँ पे कट्स पड़ते हैं, यहाँ पे गम की लेवल पे कट्स पड़ते हैं। जैसे हम कोई पेड़ है उसको हम कुराड़ से अगर हम तोड़ रहे हैं तो एक वी टाइप आर्च बनता है, तोड़ते समय अल्टीमेटली वो पेड़ गिर जाएगा। सेम वे यहाँ पे कट्स होते हैं गम्स के पास, हार्ड ब्रशिंग कर करके, हार्ड ब्रश यूज कर करके, फिर उसको हम व्हाइट कलर का एक कंपोजिट मटेरियल होता है, जेल टाइप होता है, फिर कुछ ट्यूब के फॉर्म में आता है, वो लगा के, वो जो ब्लू लाइट आपने देखी होगी डॉक्टर के पास जाके दांत जब भरते एक ब्लू लाइट देते हैं, हाँ यूवी लाइट, वो ब्लू लाइट देके उसको हम लोग रिपेयर कर देते हैं एंड सेंसिटिविटी बंद होती है। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट।
बट अगर ऊपर सेंसिटिविटी है दांतों में तो वो सारे बहुत अलग ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमको और एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा ये एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। ओके, पर उसके लिए ट्रीटमेंट है जरूर है। यस, राइट। तो मानसी, हमने डेंटल हेल्थ के बारे में बात की। अब कुछ ऐसे लोगों के अंदर बहुत सारी गलत धारणा। सबसे कॉमन तो ये है कि अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो वो क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने से मतलब दांतों को नुकसान पहुंचता है या खराब हो जाते हैं। इज इट सो? ये बड़ी अजीब बात मैंने सुनी है कि डॉक्टर के पास जाओ, दांत साफ करो तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, दांतों में गैप आएगा, दांतों के ऊपर का इनामल जाएगा। ये इतना मिसकंसेप्ट है और पढ़े लिखे लोग पूछते हैं। सबसे मुझे आश्चर्य की बात ये लगती है कि पढ़े लिखे लोग ये जब पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी बात है। हाँ, यस। कभी कभी हमारे मराठी में एक कहावत है, शिकला तो हुकला। तो जो बहुत ज्यादा सीखा ना वो बहुत ही बिल्कुल बहुत ही बेतुकी बातें करता है, ऐसे बोलते हैं उसका इन शॉर्ट मतलब ऐसा। तो मुझे ये कहना है कि दांत अगर साफ नहीं करेंगे तो वहां पे बैक्टीरिया बन के वो गम्स का क्या हाल होगा, वो दांत तो हिलने लगेंगे, कुछ साल बाद तो दांत बाहर निकल आएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपनी बॉडी का जैसा एक पार्ट समझते ही नहीं दांत को। जैसे कार की वॉशिंग करते हैं तो कार खराब नहीं होती, जस्ट लाइक दिस, ये समझे कि इसकी क्लीनिंग करा ली हमने। आप देखिए, चलो गुड, वेरी गुड, आपने कार का बोला। कार के ऊपर हम क्या बोलते हैं, इनामल कोटिंग करो। यस यस। आप विनियर्स घर के लिए जब सेलेक्ट करने जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके ऊपर इनामल कोटिंग वाला प्लाई दिखाना मुझे। तो हर कंपनी इनामल ये नाम क्यों यूज करती है, ये कभी हमने सोचा है? क्योंकि इनामल इज द टफेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। यू कैन कॉल इट इज वन ऑफ द टफेस्ट बोन। बोन से भी ज्यादा टफ आपका इनामल होता है। तो उस इनामल की हम क्या हाल कर देते हैं, हार्ड ब्रश यूज करके और अनवांटेड चीजें खा के, टोबैको, कई सारी चीजें बोले तो गलत आदतें लेके हम उस इनामल को कंप्लीटली वेयर ऑफ कर देते हैं, जिसको हम इरोजन बोलते हैं। पूरा इनामल ही निकल जाता है उस दांत के ऊपर का। तो ऐसी बात नहीं है। टीथ क्लीनिंग करने के बाद आपके दांत हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। 6 महीने बाद एक बार आप डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। मतलब मोती जैसे दांत चमकते थे। ग्रेट। अब एक और कॉन्सेप्शन, मतलब एक लोगों के दिमाग, खासकर जो हमारा जेन जी है, यूथ है, वो दिन भर मुंह में कुछ कुछ चबाए रहते हैं। बोले कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, मतलब छोटे और च्युइंगम लिए और स्कूल कॉलेज चले गए, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैम, राइट? अभी मैंने देखा कि एक स्टूडेंट था, मेरे पास आया और वो पूरा मुंह में टाटर भरा हुआ था, सब कुछ। तो मुझे बोला कि डॉक्टर, आई वांट टू शो यू समथिंग, माय गम इज ब्लीडिंग। तो मैंने देखा, अभी 8 दिन की पहले की बात है। मैंने कहा कि ठीक है, वी नीड टू क्लीन योर टीथ बिकॉज इतना गार्बेज पड़ा है अंदर कि मुझे दांत साफ करने पड़ेंगे आपके पहले। तो उसने कहा कि आई नेवर ब्रश। तो मैं हैरान हो गई। What do you mean by you never brush? बोलते कि I just have chewing gum, one chewing gum in morning, and that's it. That cleans my teeth. मैं बोली ये किसने बताया भाई आपको? तो बोला कि मेरे कई सारे दोस्त सुबह ब्रश नहीं करते, और बोलते कि सिर्फ च्युइंग गम खाओ, अपने आप सलाइवेशन होता है और उससे दांत साफ हो जाते हैं। तो देखो ये कैसा जनरेशन बोलना, आलस की पराकाष्ठा है, मतलब। हाँ, पराकाष्ठा है सच्ची। तो यस यस, ऐसी चीजें हैं। इनकी तो फोटो निकालनी चाहिए, मतलब क्लिनिक में है मेरे पास ऐसी फोटो। क्लिनिक में तो लगाया नहीं है, बट है। और मैंने एक रिसेप्शन में भी लगा के रखा है कि education in medical school is done in 10 years or 5 years time, not on the Google in 5 minutes. So don't ask stupid questions. बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरेशन जो है ना, आके क्या पूछेगी आपको पता नहीं। ChatGPT से सर्च करके बस तो ये क्या पूछ सकते हैं। और स्पेशली जिस लोकेशन में मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहां पे तो बहुत अतरंगी लोग आते, इतने अतरंगी कि पूछो, बड़े अतरंगी आते हैं। और ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी है। कुछ बच्चे तो आते हैं जब क्लीनिंग करूं, बोलते कि पहले ही मुझे वो बोलते, अगर आप मेरे मम्मी पापा के सामने कुछ बोलने वाले नहीं होंगे तो मैं क्लीनिंग करूंगा, नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। स्मोकिंग करते रहते हैं। और चलो उतनी प्राइवेसी तो हम भी रखते हैं कि हम बताते नहीं पेरेंट के सामने, दे फील ऑफेंडेड बच्चे। बट जैसे बच्चे मुंह खोलता है हमको पता चल जाता है कि क्या क्या कर रहा है। शनि महाराज का
हाँ बिल्कुल, शनि महाराज के वेरी वेल सेड। मतलब शनि महाराज बैठे रहते हैं। डिफिकल्ट मतलब बहुत एक मुश्किल डेंटिस्ट होता मतलब Yeah. मुंह खोल के और ओहो आप सोचो इतना सा मुंह, उसमें इतने 4 इंस्ट्रूमेंट्स, माय गॉड। उसमें भी आपकी जुबान वहां भी चुप नहीं बैठती जब डेंटिस्ट काम कर रहा है। हाँ वो सिर्फ बोल नहीं सकता बट जुबान तो हिलते रहती है इधर उधर, तो जुबान वहां भी चुप नहीं बैठती। अच्छा, उसे एनेस्थीसिया दे के शांत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, एनेस्थीसिया दो तो भी जुबान हिलती रहती है, उतनी ही नहीं हिलती जितनी एनेस्थीसिया के पहले हिलाते हैं वो लोग। ओके। बट फिर भी, और हर प्रोसीजर एनेस्थीसिया से नहीं होता, विदाउट एनेस्थीसिया भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर जो होते हैं वो एनेस्थीसिया दे के होते हैं। एक बहुत कॉमन टर्म सुना है, रूट कॉर्नल, आरसीटी कराने जा रहा हूँ, बहुत पेन हो रहा है, तो ये क्या होता है और इस मतलब इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? बेसिकली रूट कैनल कब होता है, रूट कैनल को दांत कब जाता है? रूट कैनल को दांत तभी जाता है जब आपकी कैविटी पहले, दूसरे, तीसरे लेयर तक आई है। बोले तो इनामल, डेंटिन और पल्प, जहाँ पे हमने बोला कि अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जब आपकी कैविटी ऊपर से नीचे तक थर्ड लेयर तक आई है तब जाके वो रूट कैनल को जाता है। तो इससे आप देखना कि कितना आलसी आदमी होगा कि वो उसके दांत पूरे कीड़ के थर्ड लेयर तक गए, अंदर तक गए, तब तक वो नहीं आता। मतलब ये जो आप दिखा रहे हैं इसके मसूड़ी के इसके इनर तक, ये वाला जो है सिचुएशन, राइट, ऐसे, फिर रूट कैनल करने के बाद ये ऐसे रूट तक इन्फेक्शन, देखो ये काला लाइन रूट तक गया है। करेक्ट। तो सोचो इस हद तक लोग बैठते हैं और फिर बोलते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाओ तो इतनी सीटिंग लग रही है, इतनी सीटिंग लग रही है, इतना पैसा लग रहा है। डेंटिस्ट्री में हमेशा बोलती हूँ, डेंटिस्ट्री को हमारे कंट्री में एक लग्जरी और एक बहुत अमीर लोगों का ट्रीटमेंट माना गया है, जो कि गलत है। मुझे ये प्रूव करना है कि अमीर लोगों के लिए नहीं है, अमीर लोगों की बात नहीं है डेंटिस्ट्री में। एक गरीब आदमी भी अगर सही टाइम पे डेंटल चेकअप्स करे, सही टाइम पे डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए जाए तो पैसा लगता ही नहीं। साल में सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास जाना है, आपको टीथ क्लीन करके आना है। अगर कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी डेंटिस्ट हो, थोड़ा सा भी अगर कैविटी है बता देते हैं कि भाई आपकी यहाँ कैविटी है, बट उस वक्त पेशेंट क्या बोलता है, दर्द नहीं हो रहा है डॉक्टर, आप क्यों बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि भाई आपकी उल्टा सोचता है कि डॉक्टर को पैसे कमाने के लिए बता रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो हमारी यही है कि पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो ट्रीटमेंट करे। आप सोचिए कितना बड़ा मार्केटिंग स्किल होना चाहिए कि उस पेशेंट को कन्विंस करे, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मेरा सबसे मैक्सिमम टाइम मेरे डेंटल एकेडमी भी मैं चलाती हूँ। मैं सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप कंसल्टेशन में सबसे मैक्सिमम टाइम दीजिए। अगर आप कंसल्टिंग रूम में अगर ज्यादा टाइम देंगे तो ट्रीटमेंट के लिए चेयर पे पेशेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, फटाफट ट्रीटमेंट करके जाएगा। कई बार डॉक्टर्स की भी गलती है कि पेशेंट को कुछ बताइए नहीं, एजुकेट नहीं करते, डायरेक्टली चेयर पे लेके जाते, चलो अंदर लेट जाओ और डायरेक्टली इंजेक्शन देते। ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं मैंने। यहाँ तक कि मेरे पास भी कई सारे डॉक्टर्स है, स्पेशलिटीज, यहाँ कई लोगों ने गलतियां की है मेरे क्लिनिक में भी। तो आप सोचिए कि ये कितना गलत है। आपको बताना चाहिए, सही बात, आपको बताना चाहिए कि आपको मुझे ये प्रोसीजर करना है। आप अगर एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर पेशेंट को, पेशेंट कन्विंस हो जाता है। और इसीलिए मैंने 25 ईयर्स से एक मिशन, ब्लाइंड स्कूल्स, पुलिस डिपार्टमेंट, स्कूल्स, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, मैं वहां पे सिर्फ डेंटल एजुकेशन के लिए मैं जाके मेरे सेमिनार्स देती हूँ। एंड आई टेल यू विद अ प्राइड, नॉट इवन अ सिंगल रुपी आई चार्ज देम। वाओ, अमेजिंग। और मेरा एक अभी 2 दिन पहले एक फ्रेंड ने कहा कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो मैंने कहा कि कन्यादान। फिर एक ने कहा कि अन्नदान। उसने कहा नहीं, ज्ञान दान सबसे बड़ा ज्ञान, नॉलेज, मराठी में उसको ज्ञान बोलते हैं। अच्छा, तो ज्ञान देना सबसे बड़ा दान है। तब मैंने सोचा कि 25 साल से तो मैंने यही किया, एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड कि 25 साल से विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी सिंगल थॉट इन माइंड कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने हजारों कैंप्स लिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, बॉम्बे पुलिस में, पुणे पुलिस में, ऑफिसेस में,
प्राइवेट ऑफिसेस में, आईटी कंपनीज में, स्कूल्स में, एनजीओज में, स्लम एरियाज में। तो आई रियली फेल्ट प्राउड कि यस, इतने साल हमने जो किया, हो सकता है कि मैंने उस एंगल में नहीं सोचा था, बट ये चीज मुझे लगा कि इट फिट्स मी, कि ये ज्ञान देना ही तो है। अभी हम जो कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये भी तो वही है। और लेट मी टेल यू, आपकी वीडियोस देख के आई फेल्ट कि यू आर डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। ऐसे लोगों की कितनी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं तो बोलूंगी ऐसे लोग मिलते कहाँ पे and I'm really fortunate that I'm here and we met and you invited me on this podcast. Really, I thank you from bottom of my heart. Thank you so very much. तो मानसी में हमने बात की दांतों के बारे में, मुस्कुराहट के बारे में, मुंह की स्मेल मतलब स्मेल के बारे में, बैड ऑडर के बारे में। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो हमारे सभी ऑडियंस के लिए, कि बीइंग अ डेंटिस्ट एक इंसान को किस तरह का एक रूटीन सेट करना चाहिए और ओरल हाइजीन का, जिससे वो लोग लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रहे, फ्रेश रहे, उनके टीथ, ओरल वेलबींग अच्छी रहे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, विजिट द डेंटिस्ट। ओके, विजिट अ डेंटल ऑफिस। क्लीनिंग बहुत जरूरी है, साल में 1 बार या 2 बार, डिपेंडिंग आपका हाइजीन कैसा है, आप कैसे मेंटेन करते हो। रेगुलर डेंटल विजिट्स अगर आप नहीं चाहते जिंदगी में, तो आपको साल में 1 बार या 2 बार डॉक्टर के पास जाके डेंटल चेकअप करके दांत साफ करना बहुत जरूरी है। और जो घर में हम रूटीनली जो ब्रशिंग करते हैं, वंस इन द मॉर्निंग, 1 बार रात पे सोने से पहले ब्रशिंग बहुत जरूरी है। और मैं और एक चीज बोल के जाना चाहूंगी, दूसरे दिन सुबह उठने के बाद ब्रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात भर हमारे मुंह में रात में ब्रश करने की वजह से बहुत हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जी। और वो हेल्दी बैक्टीरियाज अगर आप सुबह उठ के नींबू पानी पीते हो या जो भी आप लेते हो, नींबू पानी भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि नींबू में एसिडिक लेवल ज्यादा होता है। यू नीड टू कट ऑफ नींबू पानी 1-2 दिन ऐसे लो, और बाद में अगर पानी भी पियो, वो बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं, दैट इंप्रूव्स योर गट हेल्थ अगेन। एग्जैक्टली। और आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश कीजिए, फिर ऑफिस जाइए, फिर आप ब्रेकफास्ट के बाद जब आप ब्रश कर रहे हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद कुछ तो खाना अटका रहेगा कहीं ना कहीं, वो क्लीन करके आप जा रहे हो, तो लंच टाइम तक आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपके वहां बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। और रात में आके फिर से आप ब्रश कर रहे हो। सो वंस आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रशिंग एंड वंस बिफोर स्लीप ब्रशिंग इन द नाइट। ये तो टोटल पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि रात में के जो भी देखो आप, अगेन कमिंग टू राजीव दीक्षित जी, मेरे को ज्यादा मुझे बहुत, ही इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आई फॉलो लॉट राजीव दीक्षित जी को। आप कभी भी उनका वीडियो देख लीजिए, रात में सोते समय मुंह साफ करके सोना, ब्रश करके सोना, और सुबह आप उठ के नींबू पानी लो, टर्मरिक वाटर लो, कुछ भी लो, हेल्दी बैक्टीरियाज गो इन योर गट एंड दे हेल्प यू इन डाइजेशन। राइट। हाँ, मैंने कई बार बुजुर्ग लोगों से ही सुना, इसे वजह उठ के तो इवन जो आपका स्प्यूटम होता है, राइट, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है और आईज में भी लगाने को बोलते हैं, तो मे बी मेडिसिनल प्रॉपर्टी या कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। जानवर के हॉस्पिटल्स है क्या जंगल में, वो क्या करते, वो जाके लिक कर दिए, अगर बच्चे को लग गया या खुद को भी अगर लग गया, तो वो जो एनिमल है वो लिक करता है अपना पार्ट। तो जब लिक करेंगे मुंह के, ऐसे कुछ हेल्दी बैक्टीरिया है, दे एक्चुअली हील दैट wound. So just see what power the saliva has. Great. So thank you so very much, Dr. Mansi, for bringing such kind of insightful knowledge about dental health and oral health. So I really thank you so very much for sparing your valuable time, और बहुत कुछ सीखा, and I hope जो भी ऑडियंस हैं आपसे ये काफी कुछ लर्निंग ली होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम ने जिस तरह से बताया है उस तरह से, उनमें से सबसे अच्छा क्या पॉइंट आपको लगा और किन चीजों को आप फॉलो करने वाले हैं। एंड ये भी बताएं कि इस तरह के जो पावरफुल सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे होते हैं, किस सब्जेक्ट पे आप जानना चाहते हैं, आपकी रुचि है, सो दैट मैं ऐसे ही अच्छे पावरफुल गेस्ट को इनवाइट कर सकूं। राइट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर से मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, और ये कहना चाहूंगी कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टुवर्ड्स नेशन। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।